ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेलबर्न में जो कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि ये पूरा एक राजनीतिक कार्यक्रम था। और वहां पर जिस तरीके से संचालक मोदी जी ने किया उससे यह समझा गया कि पूरा वहां लब्बो लबाब जो है मोदी जी को बढ़ाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खैर, इससे पहले भी मोदी जी ने कहीं पर नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार, और उसके बाद क्या हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, खैर इस पर नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल अब बन गया है कि ऑस्ट्रेलिया में भी किस तरीके से मीडिया जो है फजीहत कर रही है और सवाल पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहने की कोशिश करते हैं। नॉर्वे से शुरू हुई प्रक्रिया अब लगातार जारी है, ऑस्ट्रेलिया में भी जारी हुई। ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए कैसे पत्रकार ने बाकायदे सवाल पूछने की कोशिश की, आगे भी अब पत्रकार सवाल पूछने लगे, अन्य देशों के सवाल जो पत्रकार हैं वो सवाल पूछने लगे कि आखिरकार मोदी जी सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, क्यों भागते हैं। विदेशी मीडिया में फजीहत। आप जानते हैं कि जो पूरा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया वो कैसे चार्टर्ड प्लेन से जो है लोगों को बुलाया गया वहां पर, और वहां पैसा जो है किसका लगा वो भी आपको साफ तौर बताएंगे। किस तरीके से भाड़े के लोगों को वहां पर लाया गया था। वैसे आमतौर पर भारत में मोदी जी क्या करते हैं आप सब जानते हैं, तो तमाम खबरें आज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कैसे जो है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और नॉर्वे से शुरू हुई प्रक्रिया, वहां पर पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। और एक तरफ दूसरे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके साथ किस तरीके का सलूक होता था, इनके साथ किस तरीके से हो रहा है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों पर बातचीत करेंगे। और देश में कैसे स्थिति बन रही, किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, यहां पर कोई ध्यान नहीं है, कैसे टारगेट किया जाए। शायद यही वजह है कि आज विदेशों में प्रधानमंत्री जी की फजीहत हो रही है, क्योंकि देश में स्थितियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आज इसी पर पूरी चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, वो खबर देखनी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेलबर्न में सभा कर रहे थे और वहां जब पत्रकारों ने इसको एनालिसिस किया, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी चीजों को, तो साफ तौर पर समझ में आया कि यह पूरा कार्यक्रम ही पॉलिटिकल बनाया गया था। वहां मोदी जी को रिप्रेजेंट किया गया था, वहां भारतीय मूल के नागरिकों को इसलिए बुलाया गया था ताकि वो वोट जो है वो कर सकें और चुनाव जो है समाहित हो सके। लेकिन आप समझते हैं कि जब चुनाव प्रचार में मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, उसके बाद उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है कि नमस्ते ट्रंप पहले भारत में होता है, फिर हाउडी मोदी कार्यक्रम, फिर वहां पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा, और फिर अब की बार क्या ही होता है ट्रंप का, और ट्रंप की नाराजगी, टैरिफ की बढ़ोतरी, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। तो जिस तरीके से ये बात करते हैं कि इनके विदेशी नीति अच्छी है, वो विदेश नीति तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। ये सिर्फ जाते हैं, अपना भौकाल बनाते हैं, भौकाल बना के चले आते हैं वहां पर लोगों को जो बुलाया। तो देखिए लोग लिख रहे हैं, दिनेश पुरोहित ने बाकायदे लिखा है कि भाई अब तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। पहले अब की बार ट्रंप सरकार करने के बावजूद हमारे विश्वगुरु साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार में फैले हुए हैं। एडवोकेट विजय सिंह ने लिखा कि विदेशी मीडिया ने उड़ाई मोदी की खिल्ली, ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने पीएम मोदी की रैली को राजनीतिक तमाशा बता दिया। भाई विदेश में भी हमारे पीएम की ऐसी चर्चा ठीक नहीं है। वैसे भारत में तो आप जानते हैं किस तरीके से भीड़ बुलाने के लिए, स्वागत समारोह रचाने के लिए किस तरीके का जो है चीज़ें की जा रही हैं, किस तरीके से वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बुलाए जाते हैं, मोदी जी की सभा हो रही है, मोदी जी का महिमा मंडन होना चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन हकीकत दरअसल क्या रहती है, हकीकत में आप जानते हैं जनता ऐसे आना नहीं चाहती। तो मोदी जी ने वहाँ भी कार्यक्रम में बुलाने के लिए किस तरीके से चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया। पवन खेरा ने वही वीडियो साझा किया है कि वहाँ पर जो मीडिया के लोग थे बता रहे थे चार्टर्ड प्लेन में भरकर मोदी के स्वागत में लाए गए वहाँ पर भाड़े के एनआरआई। उन्होंने लिखा पवन खेरा ने कि गेम ऑफ थ्रोन्स में टाइविन लैनिस्टर ने कहा था, जो व्यक्ति यह कहता है मैं राजा हूं वो सच्चा राजा नहीं है। लोकप्रियता के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर इसे गढ़ना ही पड़े तो यह असुरक्षा, गहरे हीन बोध, बेताब दिखावे की प्रवृत्ति या निरंतर मान्यता की आवश्यकता की स्पष्ट स्वीकृति है। मोदी जी आप शीघ्र स्वस्थ हो जाइए, ये बात कही गई है। मतलब ये एक तरीके से कहा गया है कि ये एक बीमारी के तौर पर देखा जा रहा है और अपनी लोकप्रियता कायम करने के लिए, अपने लोकप्रियता में इजाफा करने के लिए इस तरीके से पैसे भी फूके जा रहे हैं, इस तरीके से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। वैसे मोदी जी की सभा है, मोदी जी की सभा है तो उसमें तो महिमा मंडन होगा ही, लेकिन सवाल कई है कि आखिरकार इस तरीके से महिमा मंडन करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं। अगर वहां भी ट्रंप जैसी स्थिति हुई तो फिर भारत देश पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे टैरिफ बढ़ाकर वहां पर किया गया था।
खैर, मोदी जी तो जवाब नहीं देते। नॉर्वे की एक पत्रकार ने ये सवाल, हेले लिंग ने ट्रेंड शुरू किया कि मोदी जी सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं तो सिर्फ अपनी बात कह के वापस चले आते हैं, वो पत्रकारों के सवालों का क्यों जवाब नहीं देते, नॉन स्क्रिप्टेड जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जाते, ये सवाल ऑस्ट्रेलिया में पूछा गया। पहले नॉर्वे से शुरू हुआ, फिर ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, फिर न्यूजीलैंड में एम्बेसडर से पूछ लिया गया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो वहां जो जवाब आया वो बड़ा अटपटा जवाब था कि मोदी जी, क्योंकि भारत में ज़्यादातर ग्रामीण लोग हैं तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं, वो किसी को बिचौलिया नहीं समझना चाहते, बिचौलिया नहीं मानते। तो इस तरीके की बातें हैं, मतलब जो मोदी जी कह दें वही सब सच माना जाए। ये तस्वीर साझा करते हुए दिनेश पुरोहित ने बाकायदे कटाक्ष भी किया। उन्होंने लिखा कि नॉर्वे की एक युवा पत्रकार हेले लिंग ने ट्रेंड शुरू किया और हर देश के पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। पहले नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अब न्यूजीलैंड में भी, और आगे न जाने कहाँ कहाँ ये ट्रेंड जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर भी सामने आती है मनमोहन सिंह जी की, कि मनमोहन सिंह जी की ये तस्वीर पुरानी है और इसमें कैसे बराक ओबामा के साथ बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो बोल रहे हैं और लोग अब उनको याद कर रहे हैं। यहाँ पर कोई वो फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं 2+6 8 वाला, 1+7 8 वाला, 1 और 1 11 वाला, या फिर क्रिकेट, या फिर चाय, या फिर सब्जी, इसकी बात नहीं हो रही है। देश की समृद्धि कैसे होगी, देश को विकसित भारत की तरफ कैसे ले जाया जाएगा, इस पर बात हो रही है। डॉक्टर ओम सुधा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है एक्स पर कि जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि के तौर पर निवर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूरी सौम्यता और गंभीरता से अपने भाषण के माध्यम से भारत का पक्ष अमेरिका में रखा था, कोई ही नहीं, कोई खीखी नहीं, कोई 2+6 8 का फॉर्मूला नहीं, जब कोई फॉर्मूला नहीं चला। और इसीलिए शायद वहाँ विदेशी मीडिया में फजीयत हो रही, इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए प्रोग्राम कैसा हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा राजनीतिक तमाशा बना दिया गया है, पूरा ट्रेंड ये राजनीतिक चलाया जा रहा है, इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। देखिए चाय की जो बातें हुई उस पर एक पुष्पराज उन्होंने लिखा कि भीख मांग कर अमेरिका, न्यूजीलैंड सब घुमाए, लेकिन 30 साल पुराना मफलर। अब समझिए 30 साल पुराने मफलर की कहानी, अलीगढ़ की कहानी तो इनकी आपने सुनी होगी, मफलर वाली जरा थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर। देख लिया आपने, अब लोग कह रहे हैं कि भीख मांगकर अमेरिका, न्यूजीलैंड सब घुमाए। देखिए 30 साल पुराना मफलर फेंकना चालू है, रोटी सब्जी वाले सामने बैठकर लपेट रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बताया कि 30 साल पहले यानी 1996 न्यूजीलैंड गए थे, तब उनको गिफ्ट में मफलर और कैप और एक दस्ताना मिला था। उस वक्त उन्हें कोई जानता नहीं था। मोदी ने इससे पहले भी ये बताया कि 35 साल तक भीख मांगकर खाए हैं, उससे पहले 17 साल की उम्र तक चाय बेची है। सोचिए कांग्रेस की सरकार में भीख मांगकर खाने वाले भी इतने अमीर थे कि न्यूजीलैंड घूम रहे थे। है ना कमाल की बात। लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि जब चाय बेचा, पढ़ाई नहीं की, तो न्यूजीलैंड कैसे आ गए। अब ये लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। आप ज़रा देखिए आपकी देश में स्थिति क्या है, देश में कैसे नैरेटिव फैला, देश में कैसे मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और मोदी जी वहाँ पर अपनी फजीहत ही करवा रहे हैं। एक मोहम्मद आसिफ अब्बास ने एक खबर शेयर की है कि अतिक्रमण हटाने का अधिकार कानून के तहत प्रशासन और संबंधित अधिकारी और एजेंसियों का होता है, लेकिन जब यही जनप्रतिनिधि करने लगे तो सवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए एक जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर कार्रवाई के लिए आए हैं, बता रहे हैं कि आप जो है इसको हटा लीजिए। सुनिए जरा। आपका भी ताला लगवाए क्या? लग गया हमारा तो। इसका भी सील लगवा देगा? क्यों परेशान कर रखा जनता को? ये किसकी दुकान है? दुकान किसकी है? आपके क्या नाम है? सभी में बाहर सील लग गई है, इस पर भी सील लगवानी है क्या? ऐसे लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? लोगों को शिकायत है ना, इस सामान बाहर पड़े रहता है आपका। थोड़ा सा देखो, हम आपसे निवेदन करते हैं विधायक के नाते यहाँ के, आप सामान अंदर रखिए ना, आपके लाइसेंस है ना कुछ है। सुनो मेरी बात, आपके पास ना लाइसेंस है कुछ नहीं है, जब मर्जी ताला लगा के सील लगा सकते हैं इसमें। सुनो हमारे अंदर इंसानियत है, हम बंद नहीं कर रहे, पर अगर दोबारा आपका सामान यहाँ से बाहर दिख गया इधर से, तो आप जिस दिन दिख गया उस दिन फोटो वीडियो मेरे पास आ गई तो उसके अगले दिन आपका ताला लग जाएगा यहाँ पे। वीडियो सुन लिया आपने, ये आप बता रहे हैं ना लाइसेंस है ना कुछ नहीं है। ये एक जनप्रतिनिधि अपने आप को बता रहे हैं, इस तरीके से ये
हटाने की बात कर रहे हैं। बताइए कानून में कहाँ लिखा है कि नेता इस तरीके की जाके हरकतें करेंगे। देहरादून से वही ऐसी खबर आती है कि एक व्यक्ति जो 25 सालों से वहां पर दुकान लगा रहा था, मुस्लिम शख्स, उसको इसलिए हटाया जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू बाहुल इलाका, यहाँ आप दुकान नहीं लगा सकते। उसने पुलिस में शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। 18 जून को उसके दुकान पर लोग आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, दुकान बंद कर देते हैं। पुलिस में शिकायत करता है, दोबारा दुकान खोलता है, दोबारा वो लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर उसकी दुकान बंद कर दी जाती है। अंततः दुकान बंद हो गई। तो ये देहरादून उत्तराखंड की खबर, आप समझिए कि किस तरीके से ये नफरत जो है वो फैलाई जा रही है। अब देखिए, शरद पवार की एनसीपी अब बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर चुकी है। आज सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर तगड़ा हमला बोला है एनसीपी को लेकर। संजय राउत ने शरद पवार की एकनाथ शिंदे से मुलाकात को गद्दारों से मीटिंग बताया था, जिसके बाद सुप्रिया सुले का यह जवाब फूट के साथ संकेत साफ दे रहा है। शरद पवार का राजनीतिक तिकड़म अब किसे पटक दे किसी को पता नहीं। पार्टी के सांसदों के टूट का डर भी पवार को अब सता रहा है। सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री पद की इच्छुक है, जिसके चलते किस दिन पाला बदल ले बस इसका इंतजार है। तो ये चर्चा चल रही है, मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है। शरद पवार की एनसीपी अब क्या शरद पवार के हाथों नहीं रही है? शरद पवार अब क्या करेंगे, सवाल ये भी बड़ा है। सुप्रिया सुले अब जो है जिस तरीके से आरोप लगा रही है संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर, इसका साफ मतलब है कि वो बीजेपी की तरफ जाने वाली हैं। धीरे धीरे करके बीजेपी उनको अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच रही है। मंत्री पद का लालच और वही सब कुछ ये हो रहा है। तो देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। देश में दूसरी राजनीतिक पार्टियों को खत्म किया जा रहा है। बाहर जाकर मोदी जी दूसरे के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पर जो है भारत के टैक्स के पैसे से वहाँ पर करी खिलाई जा रही है। वहाँ पर जो है दूसरे जो अन्य जगहों हैं वहाँ से चार्टर्ड प्लेन से लोगों को बुलाया जा रहा है, महिमा मंडन किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आखिरकार आप समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई किस तरीके से है, कि देश में स्थितियाँ कैसी बन रही हैं। आपकी इस पर क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।